हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। मैं अनुराधा कश्यप, आप सबकी बायोलॉजी की मेंटर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सुपर सीरीज़ लेकर के आई हूँ एंड इसमें आज हम नीट के जो भी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में होने वाला है एंड उसके रिगार्डिंग आप सबकी प्रिपरेशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चल रही होगी। तो मैं अब आपको आपके लिए आकाश इंस्टीट्यूट जो है हमारे पास, जो आकाश के एक नोट लगा लीजिए, बेसिकली आप एक हैंडबुक लगा लीजिए जो ओपन है सबके लिए एक्चुअली। तो विदाउट एनी कॉपीराइट मैं सिंपली ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनके कंटेंट को फॉलो कर रही हूँ। ये सारा क्रेडिट आकाश इंस्टीट्यूट वालों ने जो उनकी कॉपी बनाई हुई है वहाँ से मैं बता रही हूँ आपको। एंड इसमें हम अपना पूरा अब आगे जितने भी चैप्टर होंगे वो मैं सारे, चाहे वो बॉटनी के हों चाहे वो जूलॉजी के हों, वो मैं सारे कंप्लीट करवाने वाली हूँ एंड कोशिश करूँगी कि मिनिमाइज तरीके से कंसाइज वे में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लें, राइट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है जूलॉजी का, मैं बात कर रही हूँ एनिमल किंगडम क्लास 11th का। एंड इस चैप्टर में मैं इस पूरे चैप्टर को, चाहे इसमें नॉन कॉर्डेट हों चाहे इसमें कॉर्डेट हों, सबको हम पूरे 5 पेजेस में ख़त्म करने वाले हैं। एंड इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसी PDF के रिगार्डिंग दूंगी एंड इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो वन शॉट बेसिकली करना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं उनका बहुत स्पीड अप तरीके से हो जाए एक बार रिवीजन, इट इज़ जस्ट फॉर रिवीजन, रिपीटिंग, कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। जिन बच्चों को अच्छे से बेसिक्स आते हैं उनके लिए भी ट्राई किया जाएगा कि उनको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया जा सके। लेकिन जो बहुत ही जिन बच्चों को जिन्होंने कभी आज तक नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूँगी कि उनको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से समझाऊँ कि उन्हें भी समझ में आ जाए। उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। बट जिन स्टूडेंट्स ने एक बार अपनी अच्छे से तैयारी कर ली है एंड दे वांट टू ओनली रिवाइज, उनके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बेसिकली करने वाले क्या हैं, जो भी लिखा है वो चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल किंगडम चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है नॉन कॉर्डेट और एक है कॉर्डेट। तो आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, एक होगा नॉन कॉर्डेट और एक होगा कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों किया, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। इसका मतलब जो स्पीसीज अभी नई नई डिस्क्राइब हुई हैं उनको आपको एक नाम देना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ के आते हो कि आपको नोमेनक्लेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपका खुद का कोई नाम होगा तभी तो हम उसको आपको उसके नाम से पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इससे हमारे लिए क्या हो जाती है, वो चीज़ ईजी हो जाती है। इसीलिए अगर हमें चीज़ों में कन्फ्यूज़न कम करनी है तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब जो एनिमल किंगडम है, तो एनिमल मैंने कहा है, तो एनिमल का मतलब आपके पास एनिमल किन किन को आप एनिमल बोलते हो, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको आप एनिमल बोलते हो। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए मेंबर्स की, वो यूकैरियोटिक होनी चाहिए। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिल्स होती हैं, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन होती है, उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। उनकी जो सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर होने चाहिए, नो डाउट दे शुड बी मल्टी सेलुलर। एंड डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली हमारे पास हम किसी सेल के लिए डिफाइन कर देते हैं कि उसको क्या काम करना है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हर एक सेल को अपना अपना एक काम पता चल जाता है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। प्लांट में इंडेफिनिट ग्रोथ होती है लेकिन एनिमल्स में एक डेफिनेट ग्रोथ होती है। एंड दे शुड बी कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, वो चलने के लायक होने चाहिए। प्लांट्स नहीं चलते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे शुड बी कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। एंड इसके अलावा वो क्या होने चाहिए, मल्टी सेलुलर होने चाहिए, बहुत सारी सेल्स उनके पास होनी चाहिए। सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स आप इसमें नहीं लोगे, जैसे कि हमारा प्रोटिस्टा को आप एनिमल किंगडम में नहीं रखते हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा भी हुआ है कि जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बट उसको एनिमल किंगडम में नहीं रखा जाता। एंड एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स देयर सेल्स लेक सेल वॉल, उनके पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि ये जब खाना खाते हैं तो उसको 1 बाइट में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, यानी इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है एंड फाइनली इजेशन
प्रोडक्शन होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा इनके पास और क्या होता है, सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होती है, मतलब दे कैन सेंस द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में किस तरीके का चेंज हुआ है उस चीज़ को ये सेंस कर पाते हैं। इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, वो लोकोमोट कर सकते हैं, चल सकते हैं। एंड सेकेंडली उनके पास सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शंस में कौन आता है, आपका पॉरीफेरेंस आते हैं। पॉरीफेरेंस को एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम रखा गया है और वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी, ना तो वो लोकोमोट कर सकते हैं, ना ही उनके पास कोई सेंसरी मैकेनिज्म होती है, ना ही उनके पास कोई ब्रेन जैसी चीज़ होती है, बट उसके बावजूद इनको एनिमल किंगडम में रखा जाता है। क्लियर। तो अब बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ चीज़ें याद रखना। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स में 6-7 पॉइंट हमने कवर करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नॉन कॉर्डेट हैं उसमें कितने फाइलम हैं, और जो भी फाइलम मैं पढ़ाऊंगी उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक फाइलम आएगा, फिर धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा, एंड फाइनली हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जो सबसे एडवांस होगा। वहां से हम स्विच करेंगे इसके सेकेंड पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, एंड कॉर्डेट्स में फिर हम फर्दर इसी तरीके से फाइलम डिवाइड करेंगे, एंड डिवाइड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी क्लासेस होंगी जिनको हमने पढ़ना है। तो ये पूरा चैप्टर ओवरऑल है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपके टाइप की है, आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है वो पॉइंट्स पे होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। और सेकेंड चीज़ डायग्राम, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम दिए गए हैं आपको वो सब कुछ क्या होना चाहिए, पॉइंट्स पे पता होना चाहिए। इसीलिए इसके डायग्राम बहुत अच्छे से करना, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर नीट, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है एनिमल किंगडम। अब किंगडम जब मैं बोल रही हूँ तो किंगडम क्या है, किंगडम आपके पास सबसे बड़ी कैटेगरी है। एनिमल किंगडम जब आप बात करते हो ना तो किंगडम क्या आ जाता है बच्चों, एक मिनट, किंगडम क्या आ जाता है आपके पास, आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है। इसका मतलब किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। एंड किंगडम में सबसे पहले मैंने रखा नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या है, इनके पास क्या नहीं होगी, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी, ये बात याद रखना। नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है, जैसे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, यही किसी टाइम पर नोटोकॉर्ड हुआ करती थी। जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी डॉर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं, और जिनके पास होती है उनको हम कॉर्डेट्स में रखते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स, मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी, दे आर नॉन कॉर्डेट। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। सेकंड हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें मैं चीज़ें लिखूंगी कम, आपको समझाऊंगी ज़्यादा, ठीक है। तो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ, ओके दिस इज़ नॉट विजिबल। तो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमने क्या पढ़ना है, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। जब आप ये पढ़ते हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स एंड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफिक टू ईच फाइला। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपको हर एक फाइलम में देखने को मिलेंगे, और हर एक फाइलम का अपना एक यूनिक कैरेक्टर होगा। जैसे अगर मैं पॉरीफेरा बात करूँ तो पॉरीफेरा के अंदर 7 चीज़ें ऐसी हैं जो मिल रही हैं, एंड वही 7 चीज़ें हो सकता है कॉमन हो जो दूसरे फाइलम में भी मिलेंगी। लेकिन जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके पास कोई उसका स्पेशल कैरेक्टर होगा जो सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में ही मिलेगा, वो आपको अदर फाइलम्स में नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमने सबसे पहले तो कॉमन फीचर पढ़ने हैं और उसके बाद उस फाइलम के कुछ यूनिक फीचर पढ़ने हैं। तो आपको जो कॉमन फीचर पढ़ने हैं वो इस पूरी टेबल में दिए गए हैं। सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे हायरार्की। हायरार्की में सबसे सिंपल लेवल पे देखना है, एंड सिंपल से हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। सिंपल में पहला आता है, पहला पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बना तो हमने कहा मल्टी सेल्यूलर। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बना तो पहले वो देखना है कि वो जब मल्टी सेल्यूलर था तो उन सेल्स का अरेंजमेंट कैसा था, क्या वो सेल्स पास थी या फिर वो सेल्स दूर थी। तो जब सेल्स बहुत पास होती हैं बट वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती, तब हम उसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
अगर यही सेल्स आपस में जुड़ जाएं और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लें तो हम उसको बोलते हैं टिश्यू। सेल बहुत बेसिक है, सेल का एग्रीगेशन बहुत अच्छे से नहीं है, मतलब कि सेल जो है वो लूजली अरेंज है, पैक नहीं है बहुत अच्छे से, तो हम उनको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वही सेल्स जब कॉमन ओरिजिन की हो गए, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, एक एग्रीगेट बना ले, तो हम उसको बोलते हैं टिश्यू। और वही टिश्यू जब और ज़्यादा एग्रीगेशन में आ जाए तो उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है जिससे हम बोलते हैं ऑर्गन। एंड फाइनली जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ईच सिस्टम विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं एक सेल से बनी, सेल में आपस में एग्रीगेशन हुआ तो टिश्यू बने। टिश्यू जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बना, ठीक है। अब वही टिश्यू आपस में जुड़े, आपस में एक दूसरे से जुड़े तो एक आपके पास क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। जैसे लीवर बन गया, पेनक्रियाज बन गया, एंड आपका इंटेस्टाइन बन गया, स्टमक बन गया, तो ये सारे क्या बन गए? ऑर्गन बन गए। अब इन ऑर्गन ने आपस में जुड़ना शुरू किया, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई हमारे पास, जिसमें माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है एंड रेक्टम है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी तो क्या बना? एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना। इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी तरह आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स हैं, ट्रैकिया है एंड आपके पास और एल्वेलाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब आपस में जुड़ी, लंग्स, डायफ्राम वगैरह है, तो जब वो आपस में जुड़ी तो क्या बना? रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास 7 से 8 सिस्टम आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाला आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है और आपके पास नर्वस सिस्टम आता है। तो ये सारी क्या है? ऑर्गन सिस्टम। नाउ सेकंड जो आपको पढ़ना है दैट इज द टाइप ऑफ सिमेट्री। टाइप ऑफ सिमेट्री की जब हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ सिमेट्री में 3 तरह की आपकी सिमेट्री मिलने वाली है। पहला है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या है? आप ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी कट कर दो, वो आपको इक्वल हाफ नहीं देगा। सपोज कर लो, मैंने क्या कहा, सपोज एक ले लेते हैं, जो आपका पॉरीफेरा है उसको ले लेते हैं। एंड जब आप पॉरीफेरा को लेते हो, एक मिनट, हाँ, तो जब आप पॉरीफेरा को लेते हो तो पॉरीफेरा में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ओके, पॉरीफेरा में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको सिमेट्री नहीं देते हैं। आप उनको कहीं से भी कट करो वो आपको सिमेट्री नहीं देंगे, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। इतनी बात समझ में आ गई? उसको बोलते हो एसिमेट्रिकल। एंड ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म में मिलता है जिनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्लियर? सेकेंड है रेडियल। एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। मतलब अगर मैं एक स्फीयर ले लूँ, स्फीयर को मैं किसी भी प्लेन से कट कर दूँ, कहीं से भी कट कर दूँ, वो मुझे हर जगह से इक्वल हाफ देने वाला है। इस तरीके की सिमेट्री को आप बोलते हो रेडियल सिमेट्री। जैसे इस ऑर्गेनिज्म को देखो, आप इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये आपको इक्वल हाफ ही देने वाला है, ठीक है। एंड इसमें आपके पास थोड़े से एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। पॉरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा फाइलम आ गया। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कैसी सिमेट्री मिलती है आपको? बाइलेटरल। मैं मान लो ऑर्गन सिस्टम है मेरे पास, मैं एक एडवांस लेवल का ऑर्गेनिज्म हूँ एंड जब आप मुझे कट करोगे इस प्लेन से ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्गिट्यूडनली, तो आपको बिल्कुल इक्वल हाफ मिलेगा। इस साइड एक आर्म, इस साइड एक आर्म, इस साइड एक लेग, इस साइड एक लेग, तो आपको सब कुछ इक्वल मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मुझे इस तरीके से कट करोगे तो ऐसी कंडीशन में आपको ऊपर हेड मिलेगा, नीचे बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी, लेग्स वगैरह मिलेंगी, हैंड्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें आपको ऊपर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब आपने यहाँ पे सिमेट्री इक्वल नहीं की है। मतलब अगर सिर्फ आप मुझे एक प्लेन से कट करते हो तो आपको इक्वल सिमेट्री मिलेगी, अगर आप बहुत सारे प्लेन से कट करोगे तो इक्वल सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो 3 सिमेट्री देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कौन सी चीज़ आपने नेक्स्ट पढ़नी है? नेक्स्ट है हमारे पास जर्म्स लेयर। देखो, जर्म्स लेयर वो होती हैं जो आपकी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी इसमें होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स मिलती हैं। एक मिलती है एक्टोडर्म, एक मिलती है एंडोडर्म। उनके पास मेसोडर्म नहीं होती। मेसोडर्म क्या है? बीच की है। एक्टोडर्म क्या है? बाहर की है। और एंडोडर्म क्या है? सबसे अंदर की है। तो जो बीच की लेयर होती है मेसोडर्म, वो छोटे ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे उसकी जगह पर मेसोग्लिया मिल जाती है, जो एक स्पेसिफिक काइंड का टिश्यू होता है, ठीक है, जेली लाइक टिश्यू होता है। तो यही चीज़ उन्होंने कही है कि जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ज़रूरी नहीं है उनमें सिर्फ सेल के एग्रीगेट्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड लेयर नहीं होती हैं। सेल्स इतनी अच्छे से अरेंज नहीं होती कि लेयर बना सके, इसीलिए नॉट स्पेसिफाइड।
एंड द ऑर्गेनिज्म विच शोज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ सिमेट्री इज रेडियल, उनमें आपको मिलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म होगी, लेकिन एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया होती है, जेली लाइक लेयर होती है, जिसको आप डिफरेंशिएटेड नहीं बोल सकते, मतलब उसका भी फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं पता है, या मान लो उसको फंक्शन नहीं दिया गया है अभी तक, तो हम उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। इसी तरह थर्ड क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, अब आ जाइए फोर्थ क्राइटेरिया, जिसको अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, हमने टाइप ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया है, हमने जर्म लेयर्स पढ़ ली हैं। ये तीनों चीज़ें जो अब तक पढ़ ली हैं, ये तीनों चीज़ें हम आने वाले हर एक फाइलम के अंदर देखने वाले हैं, पूरे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक, बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं, जो मीजोडर्म लाइंड होती है दोनों साइड से। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखो, अगर मान लीजिए आप एक ऑर्गेनिज्म हो, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, सपोज कर लीजिए ये पूरी आपकी आउटर स्किन है, आउटर स्किन है, इसको मान लीजिए मैं एपिडर्मिस बोल रही हूँ, एंड इसके अंदर कौन सी है, अंदर मान लीजिए बिल्कुल सेंटर में अगर देखोगे तो सेंटर में गट है, दिस इज अ गट। गट मतलब ये खाना जहाँ से जाता है, एक ल्यूमन है। एंड इसके अलावा जो आपकी एपिडर्मिस है वहाँ, उसके अंदर कौन सी लेयर होगी, मीजोडर्म होगी, इसके अंदर मीजोडर्म होगी। ओके, मुझे थोड़ा अच्छे से बना नहीं है ये, गिव मी 1 सेकेंड। इसके अंदर क्या होगी, मीजोडर्म होगी। एंड जो आपके पास, हाँ, तो इसके अंदर भी मीजोडर्म है, यानी एपिडर्मिस के अंदर भी मीजोडर्म है, एंड जो आपकी गट है उसके बाहर भी मीजोडर्म है, तो मतलब यहाँ पे भी मीजोडर्म है। अब जो ये स्पेस देख रहे हो आप, ये वाला स्पेस जो मैंने बीच में बनाया है, दिस स्पेस जो मैं येलो से फिल कर रही हूँ, ये स्पेस क्या है बेसिकली, जो आपने देखा बीच में है, दोनों पिंक लाइंस के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको आप कैविटी बोलते हो। और ये रियल कैविटी होती है, ट्रू कैविटी होती है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम सीलोम बोलते हैं। तो मैं सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो एक बात याद रखना कि जो आपकी गट है, गट आपकी बॉडी कैविटी नहीं है, गट इज़ नॉट योर बॉडी कैविटी। आपकी बॉडी कैविटी क्या है, गट के बाहर, और आपकी बॉडी के अंदर जो कैविटी है, सपोज ये आपकी स्किन थी एंड सेंटर से आपकी गट जा रही है, दिस इज योर गट, ठीक है। एंड इसके चारों तरफ अगर देखोगे तो इसके चारों तरफ आपको एक लाइन मिलने वाली है, इसके चारों तरफ, मतलब यहाँ पे मीजोडर्म मिलेगी, यहाँ पे मीजोडर्म मिलेगी, यहाँ पे मीजोडर्म होगी, एंड यहाँ पे मीजोडर्म होगी, ठीक है। तो जो ये कैविटी है, दिस कैविटी इज नॉन एज ट्रू कैविटी, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलोम। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि सीलोम वो नहीं है जो आपने गट को एज्यूम कर लिया है। अब जिन ऑर्गेनिज्म के पास कोई सीलोम नहीं होती, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, उनको एसीलोमेट बोला जाता है। जिनके पास होती ही नहीं है उनको हम एसिलोमेट बोलते हैं, नो बॉडी कैविटी। जिनके पास होती है लेकिन पाउचेस की फॉर्म में होती है, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मीजोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो ये वाली कैविटी देख रहे हो, मीजोडर्मल पाउच, ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, एंड ये वाला पाउच हो गया आपके पास, ये वाला पाउच हो गया, ये पाउच हो गया। तो ये क्या है, ये मीजोडर्म है, और मीजोडर्म पाउच की फॉर्म में कहीं कहीं पे है, तो हम इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। एंड फाइनली देयर इज अ ट्रू सीलोम और बॉडी कैविटी। देखो सबसे बाहर है एक्टोडर्म, ये रही एक्टोडर्म, उसके बाद बीच में आपको दिखाई दे रही है रेड वाली मीजोडर्म है, एक तो बाहर की तरफ मीजोडर्म रेड वाली और एक अंदर की तरफ मीजोडर्म रेड वाली, और सबसे अंदर ब्लैक में जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज योर एंडोडर्म, और फाइनली एक और व्हाइट कलर का ल्यूमन अंदर दिखाई दे रहा है दैट इज योर गट। एंड ये जो दूसरा व्हाइट ल्यूमन दिखाई दे रहा है, दिस इज द रियल सीलोम, ठीक है। अब आपको इनके एग्जाम्पल याद करने, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती उनकी एक्टोडर्म तो ये वाली है जो बाहर सबसे दिखा रखी है, उसके बाद रेड वाली मीजोडर्म दिखा रखी है, मीजोडर्म नहीं बोलेंगे, मीजोग्लिया बोलेंगे, एंड फाइनली ब्लैक वाली दिखा रखी है एंडोडर्म। इसके बीच में सिर्फ गट दिखा रखी है, कोई और ल्यूमन नहीं है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, इसको हम बोलते हैं एसिलोमेट, ठीक है, नो बॉडी कैविटी। एंड जिनके पास स्कैटर्ड फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है ये सारा पूछा जाता है, जो स्कैटर्ड में है उसको बोलते हो स्यूडोसिलोमेट, ओके, उसको हम बोलते हैं बच्चों स्यूडोसिलोमेट। ये ना एक्चुअली ये जाता भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं उसको फिर से थोड़ा वो करने की। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी चीज़ें समझ ली,
उसके बाद ट्रू सिलोमेट क्या है आपके, सबसे पहले एक्टोडर्म है, देन मीजोडर्म है, फिर एक कैविटी है, फिर से मीजोडर्म है, एंड देन फाइनली एंडोडर्म है, एंड देन आपके पास क्या है, गट है। तो ये हो गया आपके पास बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम बोलते हैं, जो दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइन है। याद रखना दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइन होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आपको याद रखना है सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल। इसको मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है एग्जाम्पल याद रखते चलो। सबसे सिंपल, अब आपको फाइलम के नाम भी याद रखने होंगे। सबसे सिंपल है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि मन आया तो जिसको जहाँ मर्जी रखना था वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं होगा। जो जिसकी जगह दी गई है उसको वहीं पे आप रखोगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम सिंपल जो आपका फाइलम है दैट इज़ योर पोरीफेरा, दिस इज़ योर पोरीफेरा, यानी ये ए सिलोमेट होगा। उसके अलावा जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा जो है आपके पास वो क्या है, नेक्स्ट वाला फाइलम है। सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये दोनों भी क्या हैं, दोनों ही ए सिलोमेट हैं। उसके बाद फाइनली क्या है, फाइनली आता है आपके पास ये एस हेलमिंथिस। मैं इसको ना वैसे कर देती हूँ ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो हमें। हाँ ठीक है, अभी तो देखो मैं फाइलम के नाम याद करा देती हूँ आपको। पहला फाइलम है पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा। ये तीनों ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के फाइलम है। पॉरीफेरा ए सिलोमेट होता है, जर्म लेयर इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा भी ऐसे ही होते हैं कुछ कुछ, लेकिन उनमें एक चेंज आ जाता है कि वो ए सिलोमेट तो होते हैं, उन पर कोई कैविटी नहीं होती है, मीजोग्लिया होती है, लेकिन उनके पास ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 2 जर्म लेयर होती है और बीच में एक मीजोग्लिया होती है, और रेडियल इनकी सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड आता है प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस थोड़ा सा एडवांस हो गया है इनसे, तो इसमें ये ए सिलोमेट है, बॉडी कैविटी नहीं होगी, लेकिन ये भी क्या रहने वाला है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहने वाला है। याद रखना इसका एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहने वाला है। एंड इसमें जो सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, दैट विल बी बाईलेटरल। आप बस इतना याद रखना कि टीनोफोरा तक आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, उसके बाद सबके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एस हेलमिंथिस के अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होगी। एंड एस हेलमिंथिस में इंपॉर्टेंट क्या है, ये सीडो सिलोमेट है, अकेला ऐसा फाइलम है जो सीडो सिलोमेट होता है, मतलब मीजोडर्म किसकी फॉर्म में होती है, पाउचेस की फॉर्म में होती है। उसके बाद आपके चाहे एनालिडा हो, चाहे आर्थ्रोपोडा, चाहे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब के अंदर जो है आपकी मीजोडर्म जो आपकी सिलोम है वो ट्रू सिलोम होगी, इनको यू सिलोमेट बोला जाता है। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब में बाईलेटरल सिमेट्री शो होती है, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड वो कॉम्प्लेक्स नेचर शो करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, मैंने कहा कि सबके अंदर क्या होती है, रेडियल, सबके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। हम क्या थे, हम जैसे जैसे एडवांस की तरफ जा रहे थे, सबसे पहले पॉरीफेरा था, तो पॉरीफेरा में बेसिक लेवल था, है ना, तो पॉरीफेरा में क्या थे, ए सिलोमेट थे और एसिमेट्रिकल थे, एसिमेट्रिकल थे। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री थी। उसके बाद रेडियल सिमेट्री हमें कहीं देखने को नहीं मिली, प्लेटीहेलमिंथिस में भी नहीं मिली, एस हेलमिंथिस में भी नहीं मिली, एनालिडा में भी नहीं मिली, आर्थ्रोपोडा में भी नहीं मिली, मोलस्का में भी नहीं मिली। लेकिन 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 इकाइनोडर्मेटा, अगेन इंपॉर्टेंट, इकाइनोडर्मेटा को जब देखा ध्यान से तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा था, लार्वा मतलब जो इसकी जब बर्थ होता है तो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है, टेडपोल मतलब उसका छोटा बच्चा मान लो, तो जो लार्वा था इसका, वो लार्वा तो दिखा रहा था बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एडवांस की तरफ जा रहे थे तो बाईलेटरल ही होना चाहिए था। लेकिन जब ये अडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसने चेंज कर लिया, इसने चेंज मार लिया और खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियल सिमेट्री में। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना। जो आपका इकाइनोडर्मेटा था उसका लार्वा जो था वो बाईलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था, और उसका जो अडल्ट था वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब उसके अलावा आपको नाम ऐसे ही याद रखने हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा है, देन सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथिस, देन एस हेलमिंथिस, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, ये याद रखना है। अब मेटामेरिज्म एक अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने 4-5 चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया, टाइप ऑफ सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम, फाइलम के नाम हमने सीरीज से याद कर लिए हैं। अब हमने पढ़ना है मेटामेरिज्म और नोटोकोड। नोटोकोड मैंने आपको बता दिया था, जिनके पास नहीं होती है उनको नॉन कॉर्डेट बोलते हो, जिनके पास होती है उन्हें कॉर्डेट बोलते हो। तो आपके जो 10 फाइलम बनेंगे बेसिकली, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस हेल्मिंथेस, एनालिडा। ओके, अगेन रिपीटिंग, 1 2 यहाँ पे करते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस हेल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये कितने हैं? 10 फाइलम ऐसे ही हैं जिनके पास नोटोकोड नहीं होती है, इसीलिए हम लिखते हैं कि नोटोकोड एब्सेंट। लेकिन जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों? आपने अर्थवर्म सबने देखा होगा, एंड जिन भी बच्चों ने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म देखा है, उनको एक चीज़ पता है कि अर्थवर्म जो होता है बेसिकली उसमें आपको डब्बे दिखाई देते हैं, सेगमेंट दिखाई देते हैं ना। तो डिफरेंट आपको उसमें सेगमेंट दिखाई देते हैं। मैं बना के दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। मान लो ये आपका क्या है, ये आपका अर्थवर्म है, एंड इस अर्थवर्म में आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं, एंड ये डब्बे ऐसे हैं जिनको हम सेगमेंट बोल रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे लेके मैं मान लेती हूँ 15 से लेकर के 75 तक, एक रैंडम नंबर ले रही हूँ। इसमें क्या आ रहा था मेरे पास? इस ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टाइन आ गई। इसके बाद के जो सेगमेंट आए उसके अंदर मान लेते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। तो मैंने देखा कि सीरियली रिपीटेटिव सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट है जिनके अंदर एक ऑर्गन मिल रहा है, और जब आपने इसको कट किया तो ये सेगमेंट सिर्फ बाहर से नहीं थे, ये अंदर तक डब्बे बने हुए थे। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, और इस ट्रू सेगमेंटेशन को एक नाम दिया जाता है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म बेसिकली क्या है? मेटामेरिज्म एक तरीके से ट्रू सेगमेंटेशन होती है। बात याद रखिएगा, मेटामेरिज्म इज बेसिकली अ ट्रू सेगमेंटेशन, जिसमें आपको डब्बे अंदर भी दिखाई देते हैं और बाहर भी दिखाई देते हैं, ठीक। लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ डब्बे बाहर दिखाई देते हैं, और कुछ टाइप की सेगमेंटेशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें डब्बे सिर्फ और सिर्फ अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि जो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आ गया, मान लो कॉकरोच की लेग्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको डब्बे दिखाई देंगे। एंटीना देखोगे, एनल स्टाइल देखोगे, एनल सरसाई देखोगे, मेरे चैनल पे पूरा कॉकरोच है, आप उसको देख सकते हो जा करके। तो जब आप उनको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? उसमें डब्बे दिखाई देंगे, फॉर्म हो चुके होंगे, वहाँ पे सेगमेंट बन गए होंगे, है ना। तो वो सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ बाहर बने हुए हैं, अंदर बने हुए नहीं हैं। तीसरी चीज़, सेगमेंट मैंने क्या कहा? अंदर भी हो सकते हैं, हो सकता है बाहर ना हो। जैसे हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें 5 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, इस तरीके से एक डब्बे बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ अंदर हैं, बाहर नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। और जो कॉकरोच में थी दैट इज योर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन जो अर्थवर्म में है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। तो अर्थवर्म की जो सेगमेंटेशन है उसको आप ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हो, और उसको हम बोलते हैं मेटामेरिकल सेगमेंटेड, ठीक है। एंड पूरे एनिमल किंगडम में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पर सेगमेंटेशन दिखाई देगी। मैं नाम लिख देती हूँ, रट लेना इसको, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे आपको सेगमेंटेशन दिखाई देती है। कौन कौन से फाइलम में? एक मिलती है एनालिडा में, रिपीट कर रही हूँ, एक मिलती है एनालिडा में, दूसरी मिलेगी आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, और तीसरा हम किसके अंदर आते हैं? हम कॉर्डेट के अंदर आते हैं। तो तीसरा आपको मिलेगी कॉर्डेटा के अंदर। जितने भी और ऑलमोस्ट कॉर्डेटा हैं सब में आपको इंटरनल सेगमेंट मिलेगी, सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। एनालिडा में आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ इन्होंने कहा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ इन 3 में याद रखना और कहीं याद नहीं रखनी है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पॉरीफेरा में नहीं होगी, पॉरीफेरा में नहीं होगी, सिलेंट्रेटा में नहीं होगी, टिनोफोरा में नहीं है, प्लेटीहेल्मिंथेस में नहीं है, एस हेल्मिंथेस में नहीं है, एनालिडा में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में नहीं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं है, एंड फाइनली कॉर्डेटा में है। तो यही चीज़ मैंने कही कि सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके बेसिक्स जो आपको याद करनी है। यही चीज़ें इन्होंने थोड़ी थोड़ी नीचे भी बता रखी है, मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्योंकि टर्मिनोलॉजी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको याद रखनी होती है। टर्मिनोलॉजी है ना, पूछ लेते हैं तो याद होनी चाहिए। तो चलिए टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास आती है मेटामेरिक, सबसे पहले आती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गन्स। यही चीज़ मैंने आपको कही कि कम से कम कुछ ऑर्गन तक, तो जैसे 15 से 75 तक मैंने बोला था, तो कम से कम कुछ ऑर्गन तक तो आपकी सीरियली रिपीटेड होती है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी है? नोटोकोड। नोटोकोड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसका ओरिजिन देखना कहाँ से है, मीजोडर्मली डिराइव्ड। मीजोडर्म की जो लेयर बनी थी
अच्छा, जो ये तीनों लेयर बनती है ना, ये तीनों ही लेयर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको एक्टोडर्म का काम क्या होगा, तो एक्टोडर्म आपका नर्वस टिश्यू बनाएगा बाद में जाकर के। मीजोडर्म आपकी क्या बनाते हैं, हार्ट वगैरह बना देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देता है। एंडोडर्म क्या बना देता है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है। तो ये सारी चीज़ें ना याद रखना। और कौन सा बना देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये एंडोडर्म बना देता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनने वाला है। एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो नोटोकॉर्ड जो बनी वो कहाँ से डिराइव थी, दैट इज डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर। याद रखोगे, मीजोडर्म से डिराइव थी। बहुत सारे लोग पहले क्या मानते थे, पहले माना जाता था कि जो हेमिकॉर्डेटा है ना, हेमिकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा ही है, ठीक। बट बाद उसको पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट में ही रखा जाता था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। रीज़न क्या दिया गया कि जो हेमिकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड मिलती थी, एक्चुअली इसके अंदर नोटोकॉर्ड थी, लेकिन जो नोटोकॉर्ड मिलती थी ना वो एक्टोडर्मली डिराइव थी, वो मीजोडर्मली डिराइव नहीं थी। एंड जितनी भी मीजोडर्मली डिराइव्ड है उनको एक ग्रुप में रखा गया था। तो इसको अलग कर दिया गया क्योंकि इसकी जो नोटोकॉर्ड थी वो एक्टोडर्मली डिराइव्ड थी। एंड उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था स्टोमोकॉर्ड। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। ये वो एरिया जहाँ पे माउथ होता है उसको बोलते हो वेंट्रल साइड, एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड को आप बोलते हो डोर्सल साइड, ठीक है। तो डोर्सल साइड पे हमारी जो बनती है, हमारे अंदर तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई है, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड नहीं थी उनको नॉन कॉर्डेट कहा गया, जिनमें थी उनको कॉर्डेट कहा गया। एंड कॉर्डेट कहाँ पे बनती है, नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड में बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। थर्ड है एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, उसको नॉन कॉर्डेट कहा गया। पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, आप उसको क्या मानते हो, नॉन कॉर्डेट मानते हो। हेमिकॉर्डेटा को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अबाउट 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की एक खास बात मैं आपको बताऊंगी कि आर्थ्रोपोड में कॉकरोच आता है। सिर्फ इतना याद रखना कि आर्थ्रोपोड में कॉकरोच आता है, मच्छर आते हैं, मक्खी आती है, बटरफ्लाइज आती हैं, बहुत सारे और भी उड़ने वाले इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है उसका 2% जो है, मतलब 2/3, मतलब 2/3, अगर 100% बोल रहे हो तो 75% उसमें से 70 मान लीजिए, 70% ऑर्गेनिज्म किसके हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्स फाइलम है, हर जगह फैला हुआ है। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन से हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, सम कंक्लूजन्स आए हमारे पास। पहला, पॉरीफेरेंस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, समझ में आता है। पॉरीफेरा जो था वो क्या था, एसिमेट्रिकल था, ओके। पॉरीफेरा जो था वो क्या था, वो एसिमेट्रिकल था, ठीक। उसके बाद विद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कैसा लेवल है, सेल्यूलर, ओके, दिस इज नॉट विजिबल टू, आई थिंक अब ठीक है। जो पॉरीफेरा थे दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड विद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैव रेडियल सिमेट्री। सारे डिप्लोब्लास्टिक जो थे वो छोटे लेवल के थे, जिसमें सिलेंट्रेटा टिनोफोरा थे, उनके पास रेडियल सिमेट्री थी। एंड सारे के सारे एसिलोमेट थे, इनके पास ट्रू सिलोम नहीं था, ऊपर मैंने समझाया। बाइलेटरल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिज्म के पास आ गई, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सिमेट्री दैट अरोज विद मोटाइल ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म चल सकते थे। प्लैटीहेलमिन्थेस आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेलमिन्थेस ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक बने, 3 जर्म लेयर आई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस का जो एरो गया हुआ है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए गया हुआ है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, कैसे थे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल थे। इसके अलावा याद रखना ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी एसिलोमेट थे, मतलब इनके पास कोई कैविटी नहीं आई थी, ये कुछ ऐसे दिखाई देते थे, ठीक। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने जो एक आपको एग्जांपल दिया था इसका, इकाइनोडर्म का, कि इकाइनोडर्म आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो तो सारे फीचर्स जो थे वो एडवांस वाले होने चाहिए थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो इकाइनोडर्म थे उनका जो लार्वा था वो तो बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था, बट जो इसका
अडल्ट स्टेज थी वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसका यूनिक फीचर बन गया। आई होप ये आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो अब कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे हम पोरीफेरा टू एस्के हेलमिंथिस। मतलब हम कौन कौन से ग्रुप को इंक्लूड कर रहे हैं, हम 5 से 6 ग्रुप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके, इसमें हम लेंगे पैरामीटर्स ले रहे हैं, पिंक तो ऑलरेडी है, स्काई ब्लू ग्रीन चूज़ करते हैं। ओके ग्रेट। तो देखो यहाँ पे हमने पहले तो लिया पैरामीटर कि हम इसको इंडिकेट करेंगे। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन है तो इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। और अगर पॉजिटिव का साइन है, इट इंडिकेट्स योर प्रेजेंस कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होगी। पहला हम पैरामीटर लेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद हम क्या लेंगे, ओके, उसके बाद हम सेकेंड चीज़ लेंगे फाइलम। फाइलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइलम में हमने इनको क्या कहते हैं, वो कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। कैसे पढ़ोगे, सीरीज में ही पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा का कॉमन नाम है स्पॉन्जिस। उसके बाद सेकंड आएगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कॉमन नाम अब उनको निडेरिया बोला जाता है। थर्ड है टीनोफोरा जिसको हम सी वॉलनट बोलते हैं। फोर्थ है प्लेटी हेलमिंथिस जिसको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। फिफ्थ है एस हेलमिंथिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। तो आपको इस ग्राफ में 5 चीज़ों को क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट। मैं इससे नहीं समझाती हूँ हाइलाइटर से क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है बार बार। एक काम करते हैं, इसे समझते हैं। पहला है पैरामीटर हैबिट एंड हैबिटेट, कि उनकी हैबिट क्या है और वो रहते कहाँ हैं। तो पोरीफेरा के लिए याद रखना मोस्टली मरीन, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बट इसमें सम एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, एक्सेप्शन पूछी जाती है तो एक्सेप्शन तो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद करनी है। पोरीफेरा में एक्सेप्शन क्या है, स्पॉन्जिला, जो गीला मतलब वाटर के अंदर है। तो बाकी सारे सब एक्वेटिक हैं, लेकिन सारे मोस्टली क्या है, मरीन है। लेकिन जो गीला है मान लेना कि वो फ्रेश वाटर में है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि फ्रेश वाटर में कौन है, स्पॉन्जिला, ठीक। उसके बाद सिलेंट्रेटा की बात करें तो मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन सम आर फ्रेश वाटर, जैसे हाइड्रा एक ऐसा एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर है। ससाइल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ससाइल का मतलब होता है कि किसी और, मान लो एक पत्थर था उसके साथ जुड़ गए और अपना खाना बस वहीं से बनाए, वहीं से लेंगे, कहीं मूव नहीं करेंगे, उसको आप बोलते हो नॉन मोटाइल बोल दो बेसिकली, ससाइल। और फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं। टीनोफोरा के लिए कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक्सक्लूसिवली मरीन। एक तो टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ये दोनों कैसे फाइलम हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इकाइनोडर्मेटा और आपके पास जो टीनोफोरा है और जो टीनोफोरा को सी वॉलनट बोलते हो, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन है। प्लेटी हेलमिंथिस फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और दिक्कत करते हैं। एस हेलमिंथिस एक्वेटिक होते हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, ठीक। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहर से प्रोटेक्ट करने वाली कोई बोनी स्ट्रक्चर या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो स्पाइन की तरह हो, जो आपको प्रोटेक्ट करे। पोरीफेरा में ऐसा बाहर की तरफ कुछ नहीं होता, एब्सेंट। कोरल रीफ में होता है एक्सोस्केलेटन, और जो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो हार्ड होता है। टीनोफोरा में नहीं होता, प्लेटी हेलमिंथिस में नहीं होता, एस हेलमिंथिस में नहीं होता। स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है, जो बोनी स्ट्रक्चर या जो मसल्स वगैरह हैं, जो अंदर जो चीज़ें हैं, जब वो अंदर मिलती हैं तो उसको बोलते हो एंडोस्केलेटन। पोरीफेरा में बना हुआ होता है एंडोस्केलेटन, और किन फाइबर का होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का। या तो वो सिलिका का बना हुआ होगा या वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, उसको नाम देते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। सिलेंट्रेटा में अंदर की तरफ कुछ नहीं होता, कोई स्केलेटन नहीं होता है। टीनोफोरा में कोई स्केलेटन नहीं होता, एंड प्लेटी हेलमिंथिस में नो एंडोस्केलेटन, एस हेलमिंथिस में नो एंडोस्केलेटन। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो पोरीफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कोई माउथ नहीं होता, कोई एनस नहीं होता। इनके पास सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन कहाँ होता है, मान लो ये सेल थी, इसने खाना लिया और इसी में खाना टूट गया, इसको आप इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोल देते हो, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब इसी के अंदर कोई सेल थी, उसके अंदर ही जो चीज़ें होती है उसको बोलते हो इंट्रा। एंड इंटर का मतलब होता है विद, इन बिटवीन, दो के बीच में जब कोई चीज़ एक दूसरे से क्या होती है, ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हो इन बिटवीन, ठीक है, इंटर सेल्यूलर। सिलेंट्रेटा में देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अगेन इनकम्प्लीट, कोई माउथ और कोई एनस नहीं होता। माउथ की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हो हाइपोस्टोम।
हाइपोस्टोम, और ये कहाँ पर लेकर के जाती है आपको, एक ओपन कैविटी में लेके जाती है जिसको बोलते हो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी इस चार्ट में लिखा गया है। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, खाना जो है वो सबसे पहले क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा, उसमें पहले आपका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसमें भी सेम है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा टिनोफोरा में। प्लैटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन इनकम्प्लीट है विथ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है। अच्छा, इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि ओपनिंग होगी लेकिन वही दोनों की तरह काम करेगी, वही माउथ की तरह काम करेगी, वही एनस की तरह काम करेगी, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। लेकिन अगर डिफरेंट ओपनिंग है, माउथ के लिए इनटेक करने के लिए अलग ओपनिंग है और एग्जिट करने के लिए अदर ओपनिंग है, तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर होगा, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा एंड जो डाइजेशन है दैट विल अकर आउटसाइड द बॉडी, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सम फॉर्म्स एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस, क्योंकि मैंने क्या कहा ये पैरासिटिक भी होते हैं एंड फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, कागज की तरह होते हैं, इसलिए हम इनका नाम फ्लैट वर्म्स रखते हैं। एसहेल्मिन्थेस को राउंड वर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इनको कट करोगे तो इनका सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो गोल दिखाई देगा, इसीलिए हम इसको एसहेल्मिन्थेस को राउंड वर्म बोलते हैं। एंड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था। ये क्या करता है, किसी सरफेस के साथ चिपक जाता है ऑर्गेनिज्म के साथ और उसकी बॉडी से क्या लेता रहता है, खाना लेता रहता है। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के ऊपर लगते हैं, और एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर जाते हैं। एक्टोपैरासाइट में जैसे एग्जाम्पल आ गया आपके पास लाइस, जो लीच है, लीच भी बेसिकली एक्टोपैरासाइट है जो बॉडी के ऊपर लग जाती है ना, तो ये है। अच्छा, एसहेल्मिन्थेस में देखो तो कंप्लीट एलिमेंट्री, यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया था, माउथ बन गया था, देन एक एनस बन गया था, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मसल्स आना शुरू हो गई थी। इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसके पास एक मस्कुलर फेरिंक्स होता है, एंड इसमें भी डाइजेशन, अब आगे सारा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर ही रहेगा, मतलब बॉडी के बाहर ही रहेगा। अब हमने सिर्फ कंपेयर करना है यही सारी चीज़ों को, किस चीज़ों को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, देन सर्कुलेटरी, देन एक्सक्रीटरी, देन नर्वस, देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और यूनिक फीचर। हो गया चैप्टर खत्म, इस तरीके से होता है। तो अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने बेसिक सारा पढ़ लिया ना, बेसिक हमने पढ़ लिया किसके अंदर क्या क्या है। हमने पढ़ लिया कि सिमेट्री, एसिमेट्री पॉरीफेरा में है, और रेडियल सिमेट्री सिलेंड्रेटा टिनोफोरा में है, और जो एसहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक है बाइलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर की बात करें तो पॉरीफेरा में तो है ही नहीं, और जो आपके सिलेंड्रेटा टिनोफोरा है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके देखा तो कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। फिर हमने कैविटी देखी तो एसिलोमेट होते हैं पॉरीफेरा, टिनोफोरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये सारे क्या हैं, एसिलोमेट हैं। उसके बाद सारे क्या हैं, उसके बाद एसहेल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट है, बाकी सारे ट्रियोसिलोमेट है। मेटामेरिज्म की बात की तो मैंने कहा 3 ही फाइलम में मेटामेरिज्म होता है, बाकी नहीं होता। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती और कॉर्डेट में होती है। तो ये सिंपल सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। किसकी अक्रेंस सबसे ज़्यादा है ये भी हमने पढ़ लिया था। यूनिक फीचर इकाइनोडर्म का भी पढ़ लिया, ठीक। वापिस आओ, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है गैसियस एक्सचेंज। तो पॉरीफेरा के पास एज सच कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है गैस एक्सचेंज करने के लिए। सेल सरफेस से ही, ओके गिव मी 1 सेकेंड, इस सेल सरफेस से ही क्या करती है, सेल के थ्रू ही चीज़ों का एक्सचेंज करती है। उसके बाद आपके पास सिलेंड्रेटा आते हैं। सिलेंड्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, इन दोनों में बॉडी की वॉल ही होती है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती। प्लैटीहेल्मिन्थेस में वही फ्री लिविंग बॉडी सरफेस होता है, एंड एसहेल्मिन्थेस में अगेन यहाँ पे भी फ्री बॉडी लिविंग सरफेस होता है, लिविंग बॉडी सरफेस होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है, ब्लड नहीं होता है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉरीफेरा से लेकर के सिलेंड्रेटा, इनमें आपको सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर ही दिखाई दे रहा है। एंड जो टिनोफोरा होता है उसमें भी ब्लड नहीं होता, प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी ब्लड नहीं होता, एसहेल्मिन्थेस में भी एज सच कोई ब्लड नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मतलब ये अपना वेस्ट जो है वो कहाँ से बॉडी से रिमूव करते हैं, किस ऑर्गन से रिमूव करते हैं। तो याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जो थी वो प्लैटीहेल्मिन्थेस से आना शुरू हुई थी। उससे पहले सब अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते थे वाया बॉडी सरफेस। तो पहले है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स सबसे पहले कहाँ आई, प्लैटीहेल्मिन्थेस में। फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछी जा चुकी है।
फ्लेम सेल्स को आप और क्या बोलते हो, इसको हम और बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको प्रोटोनेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करे, बल्कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, आयन को मेंटेन करके रखना। तो वो कौन करता है, प्लेटीहेल्मिंथेस में फ्लेम सेल्स करती हैं। एस हेल्मिंथेस की अगर हम बात करें तो एस हेल्मिंथेस में आपके पास जो एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर होती है वो एच शेप होती है, इसको हम रेनेट सेल बोलते हैं। एच शेप की रेनेट सेल होती है जो आपकी एस हेल्मिंथेस के अंदर एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपन्स आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर बॉडी पे लगे हुए होते हैं, ट्यूब उनके थ्रू ओपन होती है जो एच शेप की होती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन का मेथड इन एस हेल्मिंथेस। ठीक, नर्वस सिस्टम की बच्चों बात कर लो तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले पॉरीफेरा में तो था ही नहीं, उसके बाद आया हाइड्रा वगैरह में, मतलब सिलेंट्रेटा में न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर अपीयर होने लगी। उसके बाद जो आपके टीनोफोरा थे उसके अंदर भी आपको दिखाई दिया, जो आपके प्लेटीहेल्मिंथेस थे उसके अंदर भी आपको ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देने लग गई थी। एंड देन उसके बाद तो सोन आपको दिखाई ही देने लग गया था, क्योंकि आगे सब एडवांस थे। अब आ जाइए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट आप क्या करवा रहे हो, रिप्रोडक्शन करवा रहे हो। ए सेक्शुअल का ये मतलब नहीं होता कि गैमेट्स नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट है कि गैमेट्स चाहे बने या ना बने लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक बड़ा आपका पॉरीफेरा था, ये फ्रेगमेंट में टूट गया तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू 1 से 2 बन गए। जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल कब बनते हैं, गैम्यूल बोल लो, जेम्यूल बोल लो। जेम्यूल एक स्पेशली स्ट्रक्चर होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है एंड ये एडवर्स कंडीशन में बनती है। कभी भी आपको ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखाई देगी, इसके अंदर आर्कियोसाइट होती हैं, एडवर्स कंडीशन में बनती हैं। अभी टाइम नहीं रहा, अदरवाइज मैं आपको बहुत डिटेल में सारा समझाऊंगी मेरी नेक्स्ट उसमें। अभी के लिए हम बहुत वन शॉट कर रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन है, जेम्यूल फॉर्मेशन है, एडवर्स स्ट्रक्चर में, एडवर्स एनवायरनमेंट में ये बनता है। एंड जेम्यूल फॉर्मेशन में आर्कियोसाइट होती है जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। जैसे ही किसी फेवरेबल कंडीशन में जाती है वहाँ पे जाकर के डिवाइड करती हैं और पूरा स्पॉन्ज बना देती हैं। उसके अलावा सिलेंट्रेटा में आपके पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होती है। जैसे हाइड्रा था, मान लीजिए हाइड्रा ऐसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके साइड में बड लगी, ये बड डिटैच हो गई और न्यू हाइड्रा बन गया। उसके अलावा टीनोफोरा में कोई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। आपके पास प्लेटीहेल्मिंथेस में एग्जांपल याद रखना, प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एस हेल्मिंथेस में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होगा देयर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक, जो आपके सिलेंट्रेटा हैं उसमें क्या है, सिलेंट्रेटा में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मिलने वाला है, प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका टीनोफोरा में भी प्रेजेंट होगा और ये भी क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्स एक के अंदर ही होंगे। अगेन प्लेटीहेल्मिंथेस भी प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होंगे। एंड एस हेल्मिंथेस से इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टिंक्टली डायशियस होंगे। डायशियस का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग होंगे एंड आप उनको ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हो। जैसे कि एस्कैरिस में मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, आप उसको देख के पता लगा सकते हो। एंड दोनों अलग अलग हैं इसलिए डायशियस। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इन्होंने गैमेट्स बनाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंड वो गैमेट फर्टिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं, सिनगैमी कहाँ पे हो रही है, फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का। तो याद रखना पॉरीफेरा भले ही बेसिक था लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं बच्चों को, लगता है कि ये आपका क्या है, बेसिक है तो इसमें फर्टिलाइजेशन बाहर होता होगा, पानी के अंदर होता होगा, लेकिन पॉरीफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगेन उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाओ मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाती है बात डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आपके फ्यूज़न हो गए गैमेट्स और जाइगोट बना तो जाइगोट से एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आ रही हैं, तो जो आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अडल्ट की तरह बनता जा रहा है या फिर बीच में कोई और स्टेज भी प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर डेवलपमेंटल टाइम पे आपका जो जाइगोट है, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो है और जो एडल्ट है उनके बीच में कोई और स्टेज डेवलप हो तो उसको हम लार्वल स्टेज बोलते हैं। ये एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो ये लार्वल स्टेजेस होती हैं इनकी प्रेजेंट होने की वजह से डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है तो डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो लार्वल स्टेज एक हो सकती है, मैनी हो सकती हैं। तो यही चीज़ है कि डेवलपमेंट पॉरीफेरा में जो था, पॉरीफेरा में आपको लार्वा मिलने वाला है, जैसे पैरेनकाइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, आपको नाम याद नहीं करने हैं। तो लार्वा मिलेगा जो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा अडल्ट से। मतलब आप अडल्ट को और लार्वा को कंपेयर करोगे तो अडल्ट और लार्वा में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देगी, दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। जो सिलेंट्रेटा था उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज भी आ सकती है, जैसे कि इसमें आपका प्लैनुला लार्वा बनता है, और इसमें आपको स्टेज डायरेक्ट भी मिल सकती है। ठीक, मतलब सीधा ही एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हो गया है अडल्ट के अंदर। और जो आपका टीनोफोरा था उसमें इनडायरेक्ट है, मतलब वही कोई ना कोई लार्वल स्टेज होगी, इसमें सिडिपिड लार्वा बनता है। एंड जो आपका प्लैटीहेल्मिन्थिस है, प्लैटीहेल्मिन्थिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसमें सिर्फ एक ही लार्वा बनता है, तो आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट होता है पहली बात तो डेवलपमेंट, और दूसरा बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं। जैसे कि हम फेशियोला हिपैटिका का लेते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आते हैं, जैसे मिरासेडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, ये सारी क्या है, डिफरेंट नेम है लार्वा के। बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं फेशियोला हिपैटिका के अंदर, तो इसीलिए याद रखना कि प्लैटीहेल्मिन्थिस में तो बहुत सारी लार्वल स्टेज बनती हैं। एस हेल्मिन्थिस में इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा बन भी सकता है, जैसे रेबिडाइटिस फॉर्म लार्वा बनता है, और डायरेक्ट भी हो सकता है। और जो अगर डायरेक्ट है, ठीक है, तो मतलब एम्ब्रियो से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी। बट अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें जो लार्वा बनेगा वो क्या होगा, यंग वन रिजेंबल्स अडल्ट, वो अडल्ट से क्या करेगा, मिलता जुलता होगा, यंग वन रिजेंबल्स अडल्ट। क्लियर। अब आप कुछ बातें कर लो यूनिक फीचर की। तो जब हम यूनिक फीचर की बात करते हैं, मतलब वो उस पर्टिकुलर फाइलम का यूनिक क्या होगा, कैरेक्टर होगा, तो इसमें सबसे पहले आता है स्पॉन्जिस, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में याद रखना वाटर कैनाल सिस्टम होता है, मतलब इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मैं बता देती हूँ आपको, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है इस तरीके का। इसमें आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ऑस्क्यूलम बोलोगे। ये आपकी जो लेटरल साइड वॉल है, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको आप ओस्टिया बोलते हो। ऑस्क्यूलम एक होता है, ओस्टिया बहुत सारे होते हैं। एंड सेंटर में आपको एक कैविटी मिल रही है जिसको हम स्पॉन्जियोसील बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सेल्स लगी हुई मिल जाएंगी, इनको आप कॉलर सेल्स बोलते हो, इनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। एंड इनको हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, वाटर है इसके चारों तरफ, वाटर से खाना जो है, पानी जो है वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन हो गई या खाना हो गया, वो इन ओस्टिया के थ्रू अंदर आता है। कोएनोसाइट किस कैविटी में आता है, स्पॉन्जियोसील कैविटी में आता है। उसके बाद यहाँ पे उनका डाइजेशन होता है, कोएनोसाइट उसको फिल्टर करती हैं, फिल्टर फीडर इसलिए इनको कहा जाता है। और इसके बाद डाइजेशन के बाद जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ थी। वाटर कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत करना एक और सिस्टम के साथ जिसका नाम होता है उसका नाम होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलेगा आपको इकाइनोडर्मेटा में। और अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ वाटर कैनाल सिस्टम की। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है स्पॉन्जिस के अंदर। वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है आपको इकाइनोडर्मेटा के अंदर। वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये फूड को गैदर करता है, पानी से जितना भी फूड होगा उसको गैदर कर लेगा। कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और जितना भी वेस्ट है वो भी इसके थ्रू बाहर चला जाता है। पैरामीटर्स की बात करें तो नंबर देखो, ओस्टिया जो मैंने साइड वॉल पे छेद बनाए थे वो कितने होते हैं, बहुत सारे। एंड जो ऑस्क्यूलम है वो सिर्फ एक होता है। लोकेशन की बात करें तो ओस्टिया कहाँ है, बॉडी के सरफेस पे है। ऑस्क्यूलम कहाँ है, ये भी बॉडी के सरफेस पे है। साइज की बात करें तो ओस्टिया बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में। ऑस्क्यूलम कैसा होता है, एक सिंगल होता है, लार्ज होता है। ओस्टिया का काम क्या है, वाटर फ्लो की एंट्री को करवाना, स्पॉन्जियोसील कैविटी में लेकर के आएगा, और ऑस्क्यूलम क्या करता है, इसको बाहर कर देता है।
अब जो स्पॉन्जियोसील है ये अंदर किससे लाइंड है, ये कॉलर सेल से लाइन है, ये जो मैंने बना रखी है इनको आप फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हो। तो कोएनोसाइट या कॉलर सेल्स क्या है, लाइन द स्पॉन्जियोसील कैविटी, जिसको हम सेंट्रल कैविटी भी बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर स्पॉन्जेस, जिसमें यू स्पॉन्जिया है बाथ स्पॉन्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम के साथ याद रखोगे। ये मरीन होगा, एक्वेटिक में मेराइन वाटर में रहेगा। एंड स्पॉन्जिला गीला गीला यानी फ्रेश वाटर में रहेगा। और जो साइकोन है उसको आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, स्काइफा बोलते हो। ठीक है, बहुत सारे वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप होते हैं, जो आपको याद रखना है वो कौन सा होता है, एस्कोन टाइप। क्लियर। अब आ जाओ यूनिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसके पास निडल लाइक सेल्स होती हैं, जिसके बेस पे इसका नाम निडेरिया रखा गया था। इन निडल लाइक सेल्स को हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। लिखा भी है कि द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट, यानी वो सेल्स जिनके पास निमैटोसिस्ट होता है, एक सेल होती है उसके अंदर एक कैप्सूल होता है, एक स्टिंगिंग सेल होती है, उसको हम बोलते हैं निमैटोसिस्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी पे भी हो सकता है, और बॉडी के बाहर जो हेयरी स्ट्रक्चर है जिसको टेंटिकल्स बोलते हैं, उनके ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेंगी, नीडोब्लास्ट मिलेंगी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एनकरेज। मान लो कोई सबस्ट्रेट दिखाई दिया, उसके साथ जाकर के चिपक जाएंगी। दूसरा, डिफेंस में अगर चारों तरफ से कोई प्रे आ रहा होगा तो ये अपने टॉक्सिन रिलीज कर देंगी, जो कहाँ भरे हुए हैं, जो इस निमैटोसिस्ट कैप्सूल के अंदर भरे हुए हैं। हिप्नोटॉक्सिन बोला जाता है जो इसके अंदर भरा रहता है। तो ये उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। कैप्चर ऑफ प्रे को कैप्चर करती हैं और उसको इंजेस्ट कर लेती हैं और खा लेती हैं। ये तो था इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर 1। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ओबेलिया, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पर्टिकुलरली ओबेलिया एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा फाइसेलिया भी होता है, बट आपको ओबेलिया याद रखना है। ओबेलिया क्या करता है, 2 फॉर्म में मिलेगा आपको। देखो मोस्टली जो क्या कहते हैं इनको, निडेरियंस होते हैं, ये या तो एक फॉर्म में मिलेंगे जिसको बोलते हो आप पॉलिप फॉर्म, या फिर ये दूसरी फॉर्म में मिलेंगे जिसको बोलते हो मेडुसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल होती है, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल होती है, और इसका माउथ जो होता है वो अपर साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे होता है, हाइपोस्टोम जिसको बोलते हो। एंड जो आपका मेडुसा शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप होती है, और ये आपकी इसका माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। ठीक, छाते जैसे दिखाई देती है। तो बेसिकली या तो पॉलिप में मिलेंगे, जैसे हाइड्रा हो गया, सी एनिमोन हो गया, या फिर आपको ये मिलेंगे मरीन फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास दूसरी फॉर्म क्या मिलेगी, मेडुसा फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें हमारे पास एप्लाइजिया ये क्या बोला था मैंने, ओबेलिया वगैरह हो गए हैं ना। तो ये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, इसमें आ जाते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनमें दोनों फॉर्म मिलती है, एक पॉलिप भी मिलती है और मेडुसा भी मिलती है। मतलब जब आप उसकी लाइफ साइकिल देखोगे तो उसमें आपको दोनों फॉर्म मिलने वाली हैं, पॉलिप भी और मेडुसा भी। पॉलिप से कन्वर्जन इनटू मेडुसा, और मेडुसा से कन्वर्जन इनटू पॉलिप, ये बात याद रखना। ठीक, तो पॉलिप हो चाहे मेडुसा हो, दोनों ही 2N होते हैं, दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं। एंड जब आप बनाते हो पॉलिप से मेडुसा, रिपीट कर रही हूँ, जब बनाते हो पॉलिप से मेडुसा तो एसेक्सुअल तरीका आप यूज़ करते हो, लेकिन जब आप बनाते हो मेडुसा से पॉलिप लाइफ साइकिल में तो आप सेक्सुअल तरीका यूज़ करते हो। देखो पॉलिप क्या है, पॉलिप इज ससाइल, यानी एक किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है, वहीं पे काम करेगा। सिलेंड्रिकल होता है, मैंने बताया है, हाइपोस्टोम ऑन द डोर्सल साइड होगा। एंड मेडुसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, माउथ ऑन द वेंट्रल साइड होता है। पॉलिप से मेडुसा बना एसेक्सुअली, एंड मेडुसा से पॉलिप बना सेक्सुअली। ठीक है, मेडुसा से पॉलिप बना सेक्सुअली, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना आपको एक चीज़ कराई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अलग चीज़ है, मेटाजेनेसिस अलग चीज़ है, मेटास्टेसिस अलग चीज़ है। तीनों चीज़ों को याद रख सकते हो, चाहो तो लिख देती हूँ मैं आपके लिए। मेटामेरिज्म जब हमने किया था तो हमने कहा कि मेटामेरिज्म में क्या होती है, सेगमेंटेशन, ये है मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटाजेनेसिस क्या है, मेटाजेनेसिस इज बेसिकली द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा
एंड इसमें सेक्सुअल और ए सेक्सुअल को देखते हो आप, पॉलिप टू मेडुसा या मेडुसा टू पॉलिप। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। एंड मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस होता है मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल, जो ह्यूमन हेल्थ में पढ़ोगे, मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल थ्रू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्लियर? तो ये याद रखना कि दोनों ही 2n होती हैं, लेकिन जो मेडुसा, जो पॉलिप है और जो मेडुसा है, पॉलिप से मेडुसा बनती है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एग्जांपल तो देखो याद रखने पड़ेंगे। एग्जांपल की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें एक आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नाम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये ऐसा दिखाई देता है जैसे आप लड़ाई के टाइम पे वो लेके जाते हो ना सामने आर्मर सा, उस तरीके का। पैनिटुला इज बेसिकली द सी पैन, पैन जैसा दिखाई देता है। गोरगोनिया इज अ सी फैन। चाइनीज लेडीज गॉर्जियस होती हैं, तो आप उससे याद रख सकते हो, वो अपने साइड में पंखा रखती हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी सबने, तो गॉर्जियस लेडी है सी फैन, ठीक। तो गोरगोनिया। मीनड्रीना, देखो मीन कौन होता है? जो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, है ना। सेल्फिश कौन है? हम हैं। हम क्यों सेल्फिश है? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन कोरल को आप क्या बोलते हो? मीनड्रीना। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में विद डायग्राम है। अडेम्सिया, अडेम्सिया क्या है? सी एनीमोन है, क्योंकि ये क्या है? पॉलिप है। ऑरेलिया क्या है? जेलीफिश है, क्योंकि ये क्या है? अम्ब्रेला लाइक है, तो ये मेडुसा फॉर्म को दिखा रही है। याद रखना जेलीफिश है, ठीक है। नाम कंफ्यूज करेगा कि ये फिश है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट फिश। ये रियलिटी में क्या होती है? रियलिटी में ये आपका सिलेंट्रेटा होता है। थर्ड है टीनोफोरा। टीनोफोरा की अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो इसमें ये इसका ओरल सरफेस है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके सॉरी ये इसका अबोरल सरफेस है, इसके जस्ट नीचे ओरल सरफेस होगा। इसमें आपको ग्रीन कलर की कॉम्ब लाइक प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। नंबर में कितनी है? 8 होंगी। और यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर हेयर हैं, ठीक। तो यही चीज़ है। 8 एक्सटर्नल रोज हैं और कॉम्प्लेट है, जो क्या करती हैं, जिनके थ्रू ये चल पाता है फॉर लोकोमोशन, हैंस कॉल्ड कॉम जेली। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या होता है? चमकना, अंधेरे में चमकना। प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है एग्जिबिट बायोल्यूमिनिसेंस। एग्जाम्पल याद रख लेना, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस की, तो मैंने कहा था दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट अटैच, मतलब एकदम से कागज की तरह चिपके हुए होते हैं। डोर्सल ले लो चाहे वेंट्रल ले लो, दोनों साइड से फ्लैट होते हैं। इनके पास किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर इनको चिपकना है तो चिपकने के लिए हुक्स होंगे, सकर्स होंगे और हुक्स होंगे जो इसको चिपकने में हेल्प करेंगे। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होगा। क्या ज़रूरत है भाई, इसको अंदर रहना है बॉडी के, तो इसको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों वेल डेवलप करना है? इसको तो बना बनाया खाना मिल रहा है ना होस्ट से, वहीं से खा लेगा। इसको अपना क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा करना है? इसको अपना सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव इसलिए करना है क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं वहाँ पे। तो हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होती है पैरासिटिक फॉर्म में। फर्स्ट वंस विद बाइलेटरल सिमेट्री, ये ऐसा था जिसके पास सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री आई थी। एंड अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये इक्वल हाफ देगा सिर्फ वन प्लेन से। और सेकंड ये एसिलोमेट थे, अभी भी याद रखना। एग्जाम्पल में देखोगे तो दिस इज़ योर टीनिया सोलियम, टेप फॉर्म बोलते हो आप इसको। टीनिया सोलियम एग्जाम्पल है, टीनिया सेगिनाटा बीफ टेप फॉर्म होता है। एंड इसमें आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे। पहले तो बहुत छोटे सेगमेंट है, देन धीरे धीरे ये सेगमेंट बड़े होते चले जाते हैं और इन सेगमेंट में ही रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, मैंने लिखा भी था, हाँ यहाँ पे लिखा है हर्माफ्रोडाइट। तो सेगमेंटेशन इनमें क्या होता है? ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बनते हैं जिनसे आगे जाकर के नए टीनिया बन जाते हैं। ये क्या है? ये पूरा आपका फेस्टियोला हिपैटिका है, लिवर फ्लूइड हम इसको बोलते हैं। हिपैटिका मतलब लीवर से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं एस हेल्मिन्थिस की। तो एस हेल्मिन्थिस क्या होते हैं? दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था। माउथ और जो इनके पास एनस था वो अलग अलग था। फीमेल इसमें अगर आप देखोगे तो लॉन्गर होती है देन मेल। मेल का अगर आप लास्ट पार्ट देखते हो तो ये मुड़ा हुआ है, फीमेल का लास्ट पार्ट क्या है? स्ट्रेट है। पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये सीधा होता है। उसके अलावा इसके एग्जांपल क्या है? वुचेरेरिया, जिसको हम फिलेरिया वर्म बोलते हैं। एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म हो गया और एस्कैरिस हो गया, ठीक है। एस्कैरिस तो सबसे ज़्यादा होता है।
एस्केरियासिस कोज करता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आप पढ़ोगे, ठीक है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है ये, वहाँ पे ये लीजन्स कोज कर देता है, पोर भी क्रिएट कर देता है, वहाँ पे ब्लड स्टूल जो होता है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। वुचेरेरिया क्या होता है, ये बेसिकली एलिफेंटियासिस कोज करता है, फिलेरियासिस भी कोज करता है, सेम ही हो गए दोनों। इसमें हाथी जैसे हाथ पैर हो जाते हैं। तो जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम दिखा रखा है वुचेरेरियास का। तो उसमें क्या है, वुचेरेरिया जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर आपके स्वेलिंग कोज कर देते हैं। इसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है आपके जेनाइटल ऑर्गन में भी, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो। ये क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से फैलता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे लोआ आई वर्म होता है, ये आपको आइज़ के अंदर चलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे एग्जांपल आपको इसमें दिखाई देंगे। ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये तुम्हारे पास है पूरा इसके हेलमिंथेस तक का। अब थर्ड हम लेंगे, अच्छा ये आई डोंट नो जहाँ से मैंने ये PDF ली थी वहाँ के हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक। चलिए अब लास्ट हमारे पास बचा है जो है हमारा एनिलिडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये हमने पूरे कॉर्डेट में अब पढ़ लेना है। तो अब हम कंपैरेटिव अकाउंट करने जा रहे हैं फ्रॉम एनिलिडा टू हेमिकॉर्डेटा। इसमें क्या है, सबके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, बात याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा एंड ऑल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड यूजुअली ओवीपेरस, सारे के सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मोस्टली क्या होते हैं, दे ऑल आर ओवीपेरस। ओवीपेरस क्या होता है बच्चों, ओवीपेरस का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच लेज एग। ये एग ले करते हैं और फिर ये बाहर आकर के क्या करता है, हैच करता है, ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। हम क्या हैं, वी आर विविपेरस। विविपेरस का क्या मतलब होता है, विविपेरस का मतलब होता है कि अगर आप डायरेक्ट बर्थ देते हो किसी ऑर्गेनिज्म को, डायरेक्ट बर्थ, जैसे मैं थी, मेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया तो मैं डायरेक्ट ही पैदा हो गई, मतलब मेरी कोई लार्वल स्टेज नहीं आई या मेरा कोई एग मम्मी की बॉडी से बाहर नहीं आया, तो मैं क्या हूँ, बेसिकली मैं डायरेक्ट बर्थ हूँ। इसीलिए मैं इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, विविपेरस। बट जहाँ पे एग बनते हैं और फिर उनसे ऑर्गेनिज्म बाहर बनते हैं, हैच होकर के, आप उसको क्या बोलते हो, ओवीपेरस, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर्स सेम वही हमने क्राइटेरिया फॉलो करना है। पहले तो हैबिटेट रखेंगे। तो एनिलिडा टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, और आर्थ्रोपोडा ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये क्या होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। मैंने कहा भी था एक्सक्लूसिवली मरीन में। अच्छा 3 एग्जाम्पल याद रख लो। एक तो हमने कहा था टिनोफोरा, एक हमने कहा था हेमिकॉर्डेटा और एक हमने कहा था इकाइनोडर्मेटा। ये 3 ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में आपको मिलेंगे, कोई एक्सेप्शन इनकी नहीं है, ठीक। अब जैसे पीछे हमने कॉमन नेम किए हैं ना, तो वैसे ही इनके भी कुछ कॉमन नेम होते हैं। अच्छा जैसे एनिलिडा में मैंने क्या कहा था कि आपको इसमें सेगमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जिन ऑर्गेनिज्म में अपेंडेजेस कैसी होती हैं, जॉइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। स्नेल देखा होगा, घेंगा जो रेंग के चलता है, तो वो किसके अंदर आता है, मोलस्का के अंदर। ऑक्टोपस सबने देखा होगा, तो वो किस में आता है, मोलस्का में। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। उसके बाद कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज योर मोलस्का। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, यानी जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनी। स्किन्ड बॉडी है इनकी, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इकाइनोडर्मेटा। एंड फाइनली हेमिकॉर्डेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेट है इसलिए कॉर्डेट। क्यों हेमिकॉर्डेट हैं, क्योंकि इनकी जो नोटोकोड थी वो एक्टोडर्म से बनी हुई थी, वो मीजोडर्म से बनी हुई नहीं थी, इसलिए उसको स्टोमोकोड कहा गया। एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, ये ज़्यादातर आपको एक्वेटिक भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा आपको एक्सक्लूसिवली क्या मिलने वाला है, मरीन ही मिलने वाला है। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट जो आपको समझाया उसमें आपको आई होप विजिबल हो गई होंगी चीज़ें।
नहीं हुई हैं तो एक बार देख लो। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन था स्केलमिंथिस, फर्स्ट वन विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, फीमेल लॉन्गर देन मेल एंड पोस्टीरियर एंड कर्व्ड इन मेल। एग्जांपल है वुचरेरिया, फिलेरिया वर्म बोलते हैं, एनकाइलोस्टोमा हुकवर्म बोलते हैं, एस्कैरिस राउंड वर्म बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका 2-3 चैप्टर से लिंक करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। वापिस आ जाओ, तो वापिस अगर हम देखते हैं तो हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्सक्लूसिवली मरीन। बॉडी डिवीजन सेम देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, मेटामर्स सेगमेंट्स मिलने वाले हैं जो रिंग की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको एन्युलाई बोल देते हैं। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच ध्यान में रखो, हेड, थॉरेक्स एंड क्या था, एब्डोमेन था। उसके अलावा अगर मोलस्का देखोगे तो मोलस्का में क्या होता है, एक हेड होता है, एक मस्कुलर फूट होता है, कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। आई थिंक इन्होंने दिखा भी रखी हो, नहीं दिखा रखी तो चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तुम्हें। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इनकी, है ना, ऐसे वाली। तो ये इसकी आई है सपोज, और ये क्या है, इसकी पूरी बॉडी है। ऐसी, तो ये बीच में क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसकी ये ओपनिंग है। ये क्या है इसका, ये है आपका बेसिकली विजरल हम्प है, ये मस्कुलर फूट है, ये इसका हेड है जिसके ऊपर एंटीने लगे हुए हैं, ये इसकी आई है, एंड ये इसका माउथ है जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर फाइल की फॉर्म में लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडुला। रेडुला क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके मोलस्का का, एंड ये टीथ की तरह काम करते हैं। काइटिनियस प्लेट होती है, इनके थ्रू जब खाना अंदर जाता है तो उसको तोड़ देता है, और फिर एलिमेंट्री कैनाल एंड देन फाइनली आउट। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी ग्रूव बनी हुई होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ग्रूव में प्रेजेंट होते हैं आपके टिनिडिया। टिनिडिया क्या है, टिनिडिया बेसिकली आपके गिल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक्सक्रीशन और लोकोमोशन में एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरी मेंटल होती है। मेंटल एक कैल्केरियस शेल होता है जिसके अंदर एक मेंटल कैविटी भी होती है, मेंटल कैविटी, ठीक है। तो जो मेंटल है वो इसका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये भाई बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है ये, तो इनको मेंटल की ज़रूरत होती है। वो वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब इनकी बॉडी कैविटी, MENTLE। अच्छा, तो बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड हो गया, मस्कुलर फूट हो गया एंड विजरल हम्प हो गया। फूट जो होता है चलने के काम आता है। इकाइनोडर्मेटा की स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टार लाइक होती है, ये देखो इकाइनोडर्मेटा स्टार लाइक होता है। इसमें आपको रेडियल इकाइनोडर्मेटा का मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या बताया था कि जो इसका लार्वा होता है वो क्या होता है, लार्वा तो होता है बाइलेटरल, एंड जो इसका अडल्ट होता है वो क्या होता है, होना तो चाहिए था वो बाइलेटरल, लेकिन इसका अडल्ट क्या होता है, रेडियल होता है। हेमिकोडेटा की स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 2 से 3 पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये देखो, ये इसका प्रोबोसिस है, माउथ वाला पार्ट। इसी में आपके एक्सक्रीशन के लिए ग्लैंड होती है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। देन ये इसका कॉलर रीजन है जिसमें गिल्स वगैरह मिल जाएंगे, और फाइनली इसकी ट्रंक रीजन रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वर्म लाइक दिखाई दे रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनालिडा में दोनों तरह की मसल्स होती है। मसल्स कहाँ से आना शुरू हो गई थी, एस्के हेलमिंथिस से, क्योंकि वहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स आ गया था, फेरिंग्स उसका मसल वाला था। लेकिन अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनालिडा में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, चलने के काम आती हैं। उसके अलावा अगर आप वो देखोगे, सबने कान खजूरा देखा होगा ना, उसको हम निरिस बोलते हैं, सैंडवर्म, रेगवर्म भी बोल देते हैं। तो उसमें आपको साइड में अपेंडेजेस, ये रहा ना, ये रहा देखो, तो ये देखो आप इसमें ये जो आपको साइड में अपेंडेजेस दिखाई दे रही हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, उनको हम सीटें बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। बेसिकली पैरापोडिया बोलते हैं, इनके ऊपर पैरापोडिया के ऊपर सीटें होते हैं। तो ये किस में काम आते हैं, लोकोमोशन में काम आते हैं। पैरापोडिया हो गए लैटरल अपेंडेजेस इन सम। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा तो छोड़ ही दो, आर्थ्रोपोडा में तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया था। मोलस्का में चलने के लिए मस्कुलर फूट है, मैंने बता दिया। इकाइनोडर्मेटा में स्पेशल काइंड की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो एक्चुअली दिखा नहीं रखा, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कुछ इस तरीके से होता है कि कुछ मेड्रेपोराइट होती है, एक कैनाल लाइक एक पोर होता है मेड्रेपोराइट, इसके थ्रू पानी जो है वो अंदर आता है, और इस कैनाल के थ्रू फिर जो आपने ये 5 इस तरीके की इसमें देखी हैं आर्म्स जिनको हम बोलते हैं, इन आर्म्स में आता है वो, सॉरी इस तरीके से, है ना। तो ये जो मेड्रेपोराइट है ये ओपन होता है सेंटर में, और फिर वो पानी इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है और इधर जाता है। एंड फाइनली इनके साथ आपकी कुछ रेडियल कैनाल लगी हुई होती हैं जिनसे आपके क्या अटैच होते हैं। ओके, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बना के दिखाती हूँ तुम्हें। तुम बोलोगे वरना मैम क्या समझा रही हो, समझ नहीं आया।
चलो समझा देते हैं तुम्हें। तो एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चूज़ कर लेते हैं दूसरा। हाँ ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, चारों तरफ पानी था। अब मैंने कहा वाटर कैनाल सिस्टम तो थी, वो स्पॉन्जेस के अंदर थी, पॉरीफेरा के अंदर थी। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसके अंदर है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर है। वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, स्टार फिश है सपोज, स्टार फिश में क्या थी, 5 हैं स्टार फिश, कुछ ऐसी है तुम्हारे पास। अच्छा ये भी रियल फिश नहीं है, कहीं इसको फिश मान लो, है ना, तो ये भी फिश नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कैनाल आती हैं, ऐसे कैनाल आती हैं। तो जो पानी है वो इस पोर के थ्रू सेंटर में आया, पानी आया यहाँ पे, इस पोर को हमने बोला मैड्रेपोराइट। और जो ये कैनाल मैंने बनाई है, इन कैनाल के आगे, इन कैनाल के थ्रू ही सारा काम होना है। तो इसीलिए अब मैं कैनाल बना के दिखा रही हूँ तुम्हें कि होता क्या कि बच्चों उस कैनाल में होता क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना एक बार, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, फिर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो पानी था वो इन कैनाल्स में आया है ना, इन कैनाल से फिर आई रेडियल कैनाल। मैं एक बना के दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से कैनाल हैं। ठीक, और इन कैनाल के साथ आपकी एक स्ट्रक्चर अटैच है, कुछ ऐसे वाली, मतलब ऐसे है रेडियल कैनाल, और इसके साथ एक स्ट्रक्चर अटैच है कुछ ऐसी। क्लियर। अब ये क्या है, ये कैनाल थी, इस कैनाल से अंदर गया पानी। सबसे पहले तो पानी बाहर से कहाँ आया, यहाँ पे आया सेंटर में, फिर वो इन कैनाल में गया और फाइनली वो इन कैनाल से इस स्ट्रक्चर के अंदर गया, जिसको हम बोलते हैं फूट बोल दो, पोडियम बोल दो। तो इसमें क्या है, एम्पुला है, देन पोडियम है, देन ये आपके पास क्या है, सकर है। एम्पुला, पोडियम, सकर, इसको हम वस्कुलर फूट भी बोल देते हैं, इस तीनों को मिला करके। इसमें पानी का प्रेशर बनता है और सकर क्या करता है, एक जगह चिपक जाता है। फिर जब पानी का प्रेशर कम होता है तो ये सकर वहाँ से हट जाता है, फिर ये दूसरी जगह चिपक जाता है। तो ऐसे करते करते ये आगे चला जाता है और यही इसका लोकोमोशन का तरीका बनता है। यही इसी के थ्रू, ये पानी के थ्रू चीज़ें अब्जॉर्ब करता है और इसी के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर करता है। तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्या हेल्प करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। हेमीगॉर्डेटा में कुछ नहीं होता लोकोमोशन के लिए। एक्सोस्केलेटन यानी बाहर से स्केलेटन एनालिडा में नहीं है। आर्थ्रोपोडा में होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच तब भी थे जब कुछ नहीं था, कॉकरोच तब भी होंगे जब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन कि जब वो पूरे को कवर करती है तो क्यूटिकल की बनी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन होती है इसकी, है ना। मोलस्का के ऊपर मैंने बताया मेंटल होती है, जो कैल्केरियस शेल होती है, शेल बनाती है। इकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन। हेमीगॉर्डेटा में कुछ नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट होता है। मोलस्का में क्या होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको रेडुला बोलते हैं। मैंने कहा भी था, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है, माउथ विद फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको रेडुला कहा जाता है। किसके काम आता है, फीडिंग के काम आता है। इकाइनोडर्मेटा में माउथ जो होता है वो इस पूरी कैनाल के लोअर साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस जो होता है वो अपर साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे होता है। एंड हेमीगॉर्डेटा में क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। हेमीगॉर्डेटा में क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से लेकर के एनस तक की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो बॉडी सरफेस एनालिडा में क्यूटिकल की सरफेस होती है। कभी अर्थवर्म को हाथ लगा के देखना, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं, उसको हाथ लगा के देखना, वो बहुत स्लाइमी होता है, तो वहीं से वो अपना गैसेस एक्सचेंज करता है। आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चीज़ें होती है, जैसे गिल्स हो गया एंड बुक गिल्स हो गया, ट्रैकियल सिस्टम है, बुक लंग्स है। अब जैसे बुक लंग्स किस में मिलेंगे, स्पाइडर में मिलेंगे, स्कॉर्पियन में मिलेंगे। ट्रैकियल सिस्टम किस में मिलेगा, कॉकरोच में मिलेगा। गिल्स और बुक गिल्स किस में मिलेंगे, गिल्स क्रस्टेशियंस में मिलेंगे। बुक गिल्स किस में मिलेंगे, प्रॉन वगैरह में। गिल्स जो है वो आपको प्रॉन वगैरह में मिलेंगे। बुक गिल्स किस में मिलने वाले हैं, अरेकिनिडा में मिलने वाले हैं। तो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एंड यहाँ पे याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, तो एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर रेफर करोगे।
इसके अलावा मैंने बताया कि जो मोलस्का है उसमें क्या होता है, मोलस्का में टिनिडिया होता है। टिनिडिया क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। उसके अलावा आपकी जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा में अगेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो सेम काम करेगा, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सबका यही करता है। हेमिकोडेटा में गिल्स होते हैं। गिल्स पता है कहाँ पे होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप गिल्स बोलोगे। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉपर क्या दिखाई देगा, प्रॉपर आपको मिलेगी आर्टरीज, देन कैपिलरी, देन फिर आपको मिलेगा वेन, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, इसको आप बोलते हो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सेप्ट लीच, यहाँ पे लीच जो है वो एक एक्सेप्शन है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, यानी बॉडी फ्लूइड ऐसे ही फैला हुआ होगा। आर्थ्रोपोडा में देखोगे तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन है, मतलब ब्लड साइनसिस में क्या होगा, ओपन कैविटी में क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा। और आपके हेमिकोडेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एनालिडा के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया हो सकता है, सेगमेंटल नेफ्रीडिया हो सकते हैं, इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया हो सकते हैं, तो डिफरेंट होते हैं, राइट। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच में मैंने पढ़ा रखा है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं, येलोइश इन कलर होती हैं, ब्लाइंड टिब्यूल होती हैं, 100 to 150 नंबर होती हैं। एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। मोलस्का में गिल्स होते हैं, अगेन मैंने कहा था कि टिनिडिया ही क्या है, गिल्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। उसके अलावा कहाँ पे थे हम, हाँ, एक्सक्रीशन के लिए आपके इकाइनोडर्मेटा में अगेन कुछ प्रेजेंट नहीं होता है सच, बट आप इस पर एक्सक्रीटरी ट्यूब कंसिडर कर सकते हो, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इसका काम कर देता है। हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस रीजन में ग्लैंड होती है जिसको बोलते हो प्रोबोसिस ग्लैंड, वही ये काम करती है। नर्वस सिस्टम देखो, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो चुका था इस हेलमिंथेस से, इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया आ गए थे विद डबल वेंट्रल नर्व कोड। मैंने आपको कॉकरोच में समझाया हुआ है, जिन बच्चों ने मेरा कॉकरोच का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर के उससे रेफर करें। तो नर्वस सिस्टम क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है विद डबल वेंट्रल नर्व कोड है। एंड जब हम बात करेंगे वेंट्रल नर्व कोड है, ध्यान रखना वेंट्रल नर्व कोड है, जो हम हैं हमारे अंदर कोड नर्व कोड कैसी है, डोर्सल है, ठीक। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में आपके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑक्टोपस तो भाई बहुत भारी ईमानदार होता है, बहुत भारी क्या होता है, समझदार होता है ना। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, हेमिकोडेटा में भी नर्वस सिस्टम होता है, वही गैंग्लिया वगैरह रहते हैं, वेल डेवलप नहीं होता। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस करने के लिए आइज़ होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो टच वगैरह को फील करते हैं। आर्थ्रोपोडा में आइज़ होती हैं, सिंपल भी होती हैं, कंपाउंड भी होती है, मैंने कहा था ओमेटिडिया से मिलकर बनती है। कॉकरोच के अंदर 2000 ओमेटिडिया बनाते हैं एक कंपाउंड आई, और इससे एक मोज़ेक विजन होता है। एंटीनिया होते हैं सेंस के लिए, स्टैटोसिस्ट होते हैं जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जो बैलेंस करते हैं। आपके कान में भी स्टैटोसिस्ट ऑर्गन होते हैं बैलेंसिंग के लिए, ठीक, स्टैटोसिस्ट का काम करते हैं। मोलस्का में देखोगे तो टेंटिकल्स हैं सेंसिएशन के लिए। इकाइनोडर्मेटा में भी क्या प्रेजेंट है, बेसिकली सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी काम कर लेता है। हेमिकोडेटा में भी होते हैं। मोनोइशियस है या डाइशियस है, मोनोइशियस का मतलब मेल और फीमेल एक के अंदर, डाइशियस मतलब दोनों अलग अलग। मोनोइशियस के एग्जांपल की बात करें तो एनालिडा में है अर्थवॉर्म और लीच मोनोइशियस है, लेकिन नीरिस क्या होता है, डाइशियस होता है, एक्सेप्शन है, नीरिस डाइशियस होता है, एक्वेटिक फॉर्म है, और मेल और फीमेल यानी मेल कान खजुरा और फीमेल कान खजुरा आपको अलग अलग मिलने वाले हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में मोनोइशियस और डाइशियस में ज़्यादातर ही क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं, और इनको आप अलग से पहचान सकते हो कि मेल है या फीमेल है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। मोलस्का में यूजुअली डाइशियस होते हैं बट मोनोइशियस फॉर्म भी मिलती हैं, याद रखना, यूजुअली डाइशियस। एंड इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा ये मोस्टली डाइशियस होंगे, मेल फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगेन जो गैमेट्स बने वो कहाँ पे फर्टिलाइज होने वाले हैं, तो जो आपके पास एनालिड्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी बॉडी के अंदर भी। आर्थ्रोपोडा में यूजुअली इंटरनल होता है, मोलस्का में यूजुअली एक्सटर्नल होता है, एंड जो आपके इकाइनोडर्मेटा है उसमें एक्सटर्नल होगा, एंड जो लास्ट में क्या था, हेमिकोडेटा, उसमें भी एक्सटर्नल ही होगा। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है। इसीलिए ना बच्चे इस चैप्टर को ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, किसमें क्या है किसमें क्या है। तो एक सिंपली कंपैरेटिव चार्ट बना लो इस तरीके से, उससे समझने की कोशिश करो, है ना। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक।
या फिर टेलीग्राम पे आपको PDF मिलती रहेंगी, मैं बाद में इसको दे दूँगी आपको ताकि आप इसको समझ सको। फर्टिलाइजेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा लिंक जो है टेलीग्राम का। एक्सटर्नल इंटरनल हो सकता है आपके पास एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में यूजुअली इंटरनल होता है, मोलस्का में एक्सटर्नल होता है, उसके बाद सब में लगभग एक्सटर्नल ही होता है, सिर्फ आर्थ्रोपोडा में इंटरनल है और एनेलिडा में इंटरनल कुछ में देखा जाता है। डेवलपमेंट अगेन मैंने कहा था कि सीधा अडल्ट बन रहा है या फिर कोई बीच में लार्वल स्टेज है। तो अगर आप एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को देखोगे तो इनमें आपकी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट है तो मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है एग से जो निम्फ बना या जो लार्वा बना वो अडल्ट से थोड़ा अलग हो, फिर वो चेंज होकर के कुछ और बनाएगा, तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मोलस्का में इनडायरेक्ट होता है, मतलब कोई ना कोई लार्वल स्टेज रहती है बीच में। एंड जो आपके काइनोडर्मेटा है उसमें भी इनडायरेक्ट रहता है, लेकिन NCERT में लिखा हुआ है कि इसका जो लार्वा होगा ना वो फ्री स्विमिंग होगा, वो खुद से स्विम कर सकता है। एंड जो आपका फाइनली हेमिकोडेटा आता है उसमें भी लार्वा होता है, वो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। अब यूनिक फीचर की बात कर लो तो जो एनालिड्स थे वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें मेटामेरिज्म शो हुई थी और इनमें ट्रू सीलोम आया था। सीलोम मतलब कि बॉडी कैविटी। एग्जांपल है फेरेटिमा पोस्थुमा, अर्थवम पोस्थुमा पढ़नी है आपको स्पीसीज। एंड नीरिस ये रहा, मतलब अब नहीं पढ़नी, सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करती थी। नीरिस है कानखजूरा आपका, रेगवर्म सैंडवर्म बोलते हैं। हिरुडीना देखोगे तो ब्लड सकिंग लीच है। हिरुडीन होता है इसकी सलाइवरी ग्लैंड में एंटी कोएगुलेंट, जिसकी वजह से जब ये ब्लड को लीच सक करती है चिपकने के बाद, एक्टोपैरासाइट होती है, एंडो नहीं होती, एक्टोपैरासाइट होती है। जब ये ब्लड को सक करती है तो उसके बाद क्या करती है, वो ब्लड जमता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हिरुडिन। जो आर्थ्रोपोडा है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एपिस हो गई, हनी भी, हमें शहद मिलता है। बॉम्बेक्स सिल्कवर्म मिलता है जिससे साड़ीज़ वगैरह बनती हैं। लेसिफर लैक इंसेक्ट जिससे बैंगल्स बनती हैं। वैक्टर हैं, कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो सिर्फ डिजीज़ को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, पैरासाइट को सिर्फ विकल का काम करते हैं। जैसे एनाफ्लिस क्यूलेक्स हो गया, एनाफ्लिस मॉस्किटो हो गया जो आपका मलेरिया का वो फैलाता है ना, मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स जो आपका वुचेरेरिया फैलाता है। एडीज जो आपका डेंगू फीवर फैलाता है। तो ये मॉस्किटो हैं। लिविंग फॉसिल याद रखना, कई बार पूछा गया है। लिविंग फॉसिल वो होता है जिसमें दुनिया बदल गई, लेकिन वो जब हज़ारों साल पहले जैसे थे आज भी वो वैसे ही हैं। दे आर लिविंग राइट नाउ, वो अभी भी जिंदा है बट उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे, लिमुलस किंग क्रैब। ग्रेगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो एक झुंड में आते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा नहीं करते, अपना अपना देखते हैं और सारी चीज़ों को ख़त्म करके चले जाते हैं। जैसे कि टिड्डी दल। टिड्डी दल क्या करता है, फसलों के पास आता है, सारी फसलें ख़राब कर देता है, लेकिन उसमें से एक भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप एक अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज़ नॉट योर ग्रास होपर, दैट इज़ लोकस्ट। याद रखना NCERT में ये लोकस्टा दिया गया है, लोकस्ट। दिस इज़ योर स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं। दिस इज़ योर प्रॉन जिसको खाया जाता है, झींगा बोलते हैं। एंड दिस इज़ योर बटरफ्लाई, ठीक है। उसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का में सबसे यूनिक फीचर क्या है, दैट दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मेंटल। एंड किसके ऊपर बनाती है, विजरल हम्प के। स्पेस बिटवीन द विजरल हम्प एंड मेंटल और विजरल हम्प के बीच में जो कैविटी है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, और मेंटल के ऊपर एक कैल्केरियस शेल होता है। एग्जाम्पल याद रखना, विद कॉमन नेम, सीपिया इज योर कटल फिश, लॉलिगो इज योर स्क्वेड, पिंकटाडा इज योर पर्ल, ऑस्टर ये इससे जिससे गुलाबी मोती मिलते हैं, वाइट कलर के मोती मिलते हैं, तो पर्ल ऑस्टर। डेंटेलियम इज योर टस्क सेल, हाथी के दांत जैसा होता है। कीटोप्ल्यूरा इज योर काइटन एंड एप्लाइजिया इज योर सी हेयर। ऑक्टोपस इसमें आता है जिसको डेविल फिश बोलते हो, ठीक। पाइला एप्पल स्नेल है एंड ये रहा ऑक्टोपस इज योर डेविल फिश। अब इसके बाद इकाइनोडर्मेटा का कॉमन फीचर क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। प्रेजेंस ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल, मतलब इसके पास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्केरियस सेल का एक बहुत ही ऑसिकल्स बने हुए होते हैं, प्लेट्स बनी हुई होती हैं, जिसको बोनी प्लेट होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कुकुमेरिया जिसको सी कुकम्बर बोलते हो, इकाइनस सी अर्चिन, एस्टीरियाज स्टारफिश और एंटीडोन सी लिली, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। तो ये 4-5 नाम याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा
जो आपका हेमिकॉर्डेटा है इसमें रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड मिलती है, जिसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म है। अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा बट नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा ड्यू टू देयर नोटोकॉर्ड ओरिजिन। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकोग्लोसिस और बैलिनोग्लोसस, ये बात याद रखोगे, सेकोग्लोसिस एंड बैलिनोग्लोसस। आई होप स्टूडेंट आपको पूरा नॉन कॉर्डेट समझ में आया होगा एंड मैंने ये तीनों पेजेस आपके कवर किए हैं। आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट इनके ले लो। एक काम करती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आप इसके अच्छे से स्क्रीन, ओके गिव मी 1 सेकेंड, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सको, है ना। ओके, नाउ इट इज़ विजिबल टू यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। ओके, नाउ यू कैन टेक NCERT मैप स्क्रीनशॉट। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। थर्ड वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप दिस इज़ डन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे और इसमें आंसर करके बताओगे। पूरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी। आप, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप प्लीज़ इनको रेफ़र करो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके और इनको सॉल्व करके देखना और साथ में NCERT के साथ भी मैच करके देखना एक बार। NCERT को आप रिपीट पे पढ़ोगे इस चैप्टर की, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर लगाओगे। सेकंड पेज। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि मैं आपको उसका आंसर बता सकूं उस अकॉर्डिंग, ठीक। फाइनल। आई होप बच्चों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी एंड हम कोशिश करेंगे कि स्पीडली हम सारे चैप्टर कवर करें। मैं बॉटनी का भी बैक टू बैक चैप्टर लेकर के आऊँगी साथ में, ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्डेट की बात करेंगे। कॉर्डेट के सिर्फ 2 ही पेज हैं, तो वो भी मैं फटाफट आपको कंप्लीट करवा दूँगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, शांत रहिए, किसी चीज़ पे फालतू ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फोकस करो अपनी स्टडी पे। कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते, ठीक है। थैंक यू।